हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस सेशन में हमने अकाउंट्स 2018 का पेपर स्टार्ट किया था और 12 क्वेश्चंस जो हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए थे. टुडे विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 13. सो लेट्स बिगिन विथ क्वेश्चन नंबर 13. ओके, यस, क्वेश्चन नंबर 13 इज इन फ्रंट ऑफ अस. पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. हमें प्रेफरेंस शेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है. तो हमें पता है प्रेफरेंस शेयर के बारे में दैट दे आर नॉट द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी. ओके, एंड दे गेट फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड. उनको रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो फिक्स्ड रहता है. और एक और चीज है, दे गेट द प्रायोरिटी. उनको प्रायोरिटी मिलती है किसमें? ऑन द रीपेमेंट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप. इट मीन्स कि जब कंपनी बंद होती है, वाइंड अप होती है, तब उन्हें जो है प्रायोरिटी दी जाती है पेमेंट में. इक्विटी शेयर्स के पहले जो है इनका पेमेंट किया जाता है. और क्या लिख सकते हैं हम फीचर्स में? जैसे कि हमारा क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, तो हम इसमें एक दो पॉइंट और लिख सकते हैं. जैसे कि दे हैव द वोटिंग राइट्स. उनके पास वोटिंग राइट्स हैं. और यस, रिस्क का मैटर में लिख सकते हैं कि रिस्क जो है कंपैरेटिवली इट इज दे आर बियरिंग लेस रिस्क इन कंपैरिजन टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. ओके, कोई भी 3 पॉइंट्स हमें जो है डिस्क्राइब करने हैं. ओके, इसी का ही और क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, दैट इज रोहित लिमिटेड इशूड 8% 10,000 preference shares of ₹10 each to the public. All amounts were received in lump sum. Pass the necessary journal entries in the books of Rohit Limited. रोहित लिमिटेड की बुक्स में जो है हमें एंट्री करना है. ठीक है, तो हमें क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? 10,000 शेयर्स इशू हुए हैं 10 ईच के, और पूरा का पूरा अमाउंट जो है एक साथ रिसीव हो गया है. तो हमें इसकी अगर जनरल एंट्री करना हो तो लमसम के केस में अगर एक्सेस एप्लीकेशन मनी नहीं है तो सिर्फ 2 एंट्रीज होती हैं, पहली रिसीव्ड की और सेकंड ट्रांसफरिंग द अमाउंट टू शेयर कैपिटल. तो हम पहली एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू, जो हमारे प्रेफरेंस शेयर्स हैं. अगर इक्विटी होते तो हम इक्विटी नाम लिखेंगे, नाम लिखना जरूरी है. 8% प्रेफरेंस, और लमसम में अगर रिसीव हो जाता है तो हम क्या नाम देते हैं? टू 8% प्रेफरेंस एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. ठीक है, किसी किसी बुक में होल्डर भी दिया हुआ है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. ओके, आई विल वाइट द स्क्रीन. ओके, ठीक है, अमाउंट 10,000 शेयर्स हैं, 10 ईच के. सो 10,000 शेयर्स और पूरा का पूरा अमाउंट एक साथ रिसीव हो गया है, तो 10,000 इंटू 10 दैट इज 1 लाख. अगेन इट इज 1 लाख. ओके, नेक्स्ट एंट्री, यस, नरेशन लिख लेते हैं. बीइंग अमाउंट ऑफ shares received in lump sum. ठीक है, ये हो गया उसका नरेशन. नेक्स्ट एंट्री, जो हमने ये टेम्पररी अकाउंट खोला है, 8% प्रेफरेंस एप्लीकेशन एंड allotment account debit to 8% preference share capital account. Amount will be again same, that is 1 lakh, और ये क्रेडिट का हो गया आपका 1 lakh. ओके, नरेशन लिखिए. बीइंग amount of shares transferred to capital account. ठीक है, being amount of shares transferred to capital
अकाउंट, ठीक है, आपको प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना है, एग्जाम में आपको इस तरीके से नहीं करना है, प्रॉपर फॉर्मेट में करना है, ओके, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको जो दिया हुआ है दैट इज एक्सप्लेन काइंड्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स के आपको काइंड्स बताना है, तो बहुत से काइंड्स हैं, 5-6 काइंड्स दिए हुए हैं, जैसे कि क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, ओके। फिर क्या दिया हुआ है, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, और हमने पढ़ा है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। क्या होते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ऐसे शेयर होल्डर्स होते हैं ऑन विच एरियर ऑफ डिविडेंड जो है इज पेड इन द कमिंग ईयर्स ऑन विच द डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड। जब भी डिविडेंड डिक्लेयर होगा और कुछ एरियर है और आप अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर की कैटेगरी में आते हैं देन यू विल गेट द डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर्स। लेकिन नॉन क्यूमुलेटिव में एरियर ऑफ डिविडेंड आपको रिसीव नहीं होता है, ओके। फिर पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग की बात करें तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स हु हैज राइट over the profit after getting the profit to preference and equity. It means profit, equity और preference share को मिलने के बाद अगर कुछ surplus अगर मिलता है, बचता है, तो वो किसको दिया जाएगा? participating preference share holders को। It means उनके पास right रहता है। इसका ऑपोजिट हो जाएगा आपका नॉन पार्टिसिपेटिंग। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स की बात करें तो क्या होते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर्स? कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आर दो, सॉरी, shares are those shares which can be easily converted into equity shares, okay। तो ये है हमारे प्रेफरेंस शेयर के काइंड्स। और अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन? इसी का ही और आपको दिया हुआ है प्रैक्टिकल क्वेश्चन। मोहित was holding 250 equity shares of ₹10 each, on which he paid ₹5 on application but could not pay ₹3 on allotment and ₹2 on first and final call, ठीक है। डायरेक्टर्स फॉरफिटेड द शेयर्स, डायरेक्टर्स ने क्या किया है, उसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया है। गिव जनरल एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग द फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। आपको जनरल एंट्री शो करना है फॉरफीचर की। तो फॉरफीचर के केस में क्या करते हैं हम, शेयर कैपिटल वैसे क्रेडिट होता है, फॉरफीचर के केस में डेबिट हो जाता है। हम शॉर्ट में क्वेश्चन को यहाँ लिख लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। सो व्हाट इज बीन गिवन, 250 शेयर्स हैं ऑफ रुपीज। ऐसा लिख लेने से क्या होता है, ऐसा लिख लेने से हमें एक समरी मिल जाती है क्वेश्चन की और हमें क्वेश्चन को बार बार नहीं पढ़ना पड़ता है, ठीक है। एप्लीकेशन कितना है, दैट इज 5 रुपीज। देन वी हैव अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना है, दैट इज 3 एंड 2। पहले टोटल कर लें, 5 + 3 + 2 दैट इज 10। इट मीन्स बार का केस है, ओके। उसके बाद क्वेश्चन ने क्या बोला है, दैट ही कुड पे एप्लीकेशन मनी बट कुड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। वो एप्लीकेशन मनी तो पे कर पाया है बट अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी नहीं पे कर पाया, ओके। तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम एंट्री बनाते हैं। क्या हो जाएगी एंट्री आपकी, यस, कौन से शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर, तो आप आ जाएगा आपका इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओके। जो रिसीव नहीं होता है उसको हम उसी नाम से लिख देते हैं, तो अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के नाम से लिख देंगे। टू इक्विटी अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट, फिर आ जाएगा आपका टू इक्विटी फर्स्ट फाइनल शेयर्स कॉल अकाउंट, ठीक है। और जो रिसीव हो जाता है उसको हम किस नाम से शो करते हैं, फॉरफीचर के नाम से। टू इक्विटी शेयर फॉर
फीचर अकाउंट। ठीक है, हम अमाउंट फिल करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने शेयर्स हैं आपके पास? 250 शेयर्स हैं इनटू 10, इट मींस 2500 हो गया ये अमाउंट डेबिट में। फिर अलॉटमेंट दिया हुआ है आपको 3, 250 इंटू 3, फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 250 इंटू 2, और ये दिया हुआ है जो रिसीव हो गया आपको इंटू 5। बस अमाउंट फिल करना है। योर आंसर डेबिट एंड क्रेडिट विल बी सेम, दैट इज 750 हो गया ये हो गया आपका 500 एंड दिस विल बी 1250। 1250 और 1250 हो गए आपके 2500। ये हो गई आपके शेयर फॉर फीचर की एंट्री। इसका नरेशन लिख लीजिए, बी अमाउंट ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड। आप आपकी तरफ से और कोई नरेशन भी लिख सकते हैं, इट मींस लैंग्वेज चेंज करके भी आप लिख सकते हैं। सी द सॉल्यूशन, देख लीजिए आप सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं हम। यस, विच लॉ डज अप्लाई इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड? कौन सा लॉ अप्लाई होता है पार्टनरशिप डीड के एब्सेंट में? जब कोई एग्रीमेंट नहीं बना हुआ रहता है पार्टनर्स के बीच में, तब कौन से रूल अप्लाई होते हैं? तो हमने देखा है 1952 के अकॉर्डिंग इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कुछ रूल्स हैं, और हमने डिस्कस किए 2019 में भी ये क्वेश्चन आया था। तो क्या क्या डिस्कस किया था? प्रॉफिट एंड लॉस इज शेयर्ड इक्वली अमंग द पार्टनर्स। ठीक है, नो सैलरी और कमीशन इज बीइंग पेड टू पार्टनर्स, कोई कमीशन नहीं मिलती है, कोई सैलरी नहीं मिलती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज नॉट पेड। ठीक है, ना ही इंटरेस्ट मिलता है ड्राइंग्स पे और ना ही कैपिटल पे। यस, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो हमने देखा है 6% पर एनम से मिलता है अगर पार्टनरशिप डीड जो है वो नहीं बनी हुई रहती है। दिस आर द मेन लॉस, इसके अलावा भी और लॉस रूल्स दिए हुए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। यस, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 15, रीड करते हैं हम। यस, A, B are partners in a firm whose capital on 1st January 2017 were 25,000 and 20,000. A और B पार्टनर्स हैं, हम शॉर्ट में लिखते भी जाते हैं साथ में ताकि एक ही बार में हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाए। ओके, सबसे पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15 का और। ओके, अब जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है हम यहाँ ऐसा करते हैं, पार्टीशन कर लेते हैं। इस साइड हम अकाउंट बना लेंगे। क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है? ए और बी का आपको कैपिटल दिया हुआ है 1 जनवरी का, दैट इज 25,000 एंड 20,000। ओके, फिर क्या दिया हुआ है? दे आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज 12% पर एनम। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% दिया है तो हम यहीं कैलकुलेट कर लेंगे ताकि हम फॉर्मेट में जो है इजीली लिख पाए। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसका भी आपको रेट दिया हुआ है, दैट इज 12% per annum. A gave rupees 10,000 to the firm as a loan on 1st July 2017, okay, at 6% per annum. A ने फर्म को क्या दिया है? लोन दिया है, कितने का? 10,000 का, और डेट दी हुई है आपको 1 जुलाई, और उन्होंने परसेंटेज दिया है 6% पर एनम से जो है उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा, हमने शॉर्ट में लिख दिया है। B is entitled to receive annual salary of rupees 5,000. B को जो है वो क्या मिल रही है? सैलरी, that is of rupees 5,000. Okay.
फिर इंटरेस्ट चार्ज ऑन देयर ड्रॉइंग्स वेयर ₹600 and 500 respectively at year ending on 31st December 2017. आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रुपीस में भी दिया हुआ है और परसेंटेज में भी दिया हुआ है। जब भी क्वेश्चन में दोनों चीजें मेंशन हो तो हमें जो है परसेंटेज को फॉलो नहीं करना है, हमें रुपीस को जो है जो भी अमाउंट दिया हुआ है हम उसको लिखेंगे, दैट इज 600 and 500। ठीक है। नेक्स्ट, द प्रॉफिट बिफोर मेकिंग अबो एडजस्टमेंट वॉज ₹25,000। आपको जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो दिया हुआ है ₹25,000 अबो ऑल एडजस्टमेंट, सभी एडजस्टमेंट करने के बाद, पहले सॉरी बिफोर मेकिंग अबो एडजस्टमेंट आपको क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर 2017। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते पूरा क्वेश्चन जो है शॉर्ट में लिख लिया है। इससे ये होगा कि हमें बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये एक ही जगह हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई है। हाँ, अब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो लिख लेते हैं। तो 8%, 25,000 का 8% अगर हम कैलकुलेट करें तो 25 8 से 200 एंड दैट विल बी 2000। 20,000 का 8% तो ये आ जाएगा आपका 1600। अब सभी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, हमें जस्ट अकाउंट बनाना है। तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज ऑन 31st December 2017। ठीक है। देयर इज नॉट इनफ स्पेस, सो आपको बहुत सिस्टमेटिक बनाना है। यहाँ पे प्रॉपर स्पेस नहीं है तो आई एम मेकिंग इन शॉर्ट पर्टिकुलर्स। ये हो गया आपका पर्टिकुलर्स देन अमाउंट। ओके, ये हो गए हमारे दोनों साइड के कॉलम। और अब जो है हम इंफॉर्मेशन फिल कर लेते हैं। यस, सबसे पहले हमें पता है अगर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट अच्छे से किया है तो वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले आता है हमारा प्रॉफिट, तो हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और प्रॉफिट कितना है हमारा 25,000। ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा लाइन से कैपिटल नहीं आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, तो हम लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए एंड बी। दोनों का अमाउंट हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, दैट इज 2000 and 1600, दैट इज 3600। ओके, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इनकम फॉर द फर्म, सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए बी दी हुई है आपको 600 and 500, तो ये आ गया आपका 1100। ठीक है। अब आता है आपका लोन, तो लोन तो नहीं आता है इस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन इज द एक्सपेंसेस एंड इनकम अकाउंट। हाँ, इस पे जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो जरूर आ जाएगा, तो हम लिख लेते हैं टू इंटरेस्ट ऑन लोन, और किसको मिल रहा है ए को, तो टू एज कैपिटल में जो चला जाएगा। इसकी कैलकुलेशन हम चाहें तो यहीं कर लेते हैं। 10,000 का लोन है, परसेंटेज दिया हुआ है आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 6/100, और डेट दी हुई है 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई को अगर लोन लिया है और हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन हमारा बना रहे हैं 31st को, देन इट विल कवर 6 months। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इसको, 1/2 दैट इज 3, ये आ गया हमारा 300। ठीक है, ये भी रिकॉर्ड हो गया। हाँ, प्रॉफिट हमने पहले ही लिख लिया था, बचा आपका सैलरी, सैलरी एक्सपेंस टू सैलरी बीस कैपिटल अकाउंट। कितनी दी हुई है सैलरी आपकी 5,000। ठीक है, अब हमने सभी आइटम्स लिख लिए हैं, प्लस माइनस करके प्रॉफिट या लॉस जो है बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा।
तो हमारा बैलेंसिंग फिगर इसी साइड आएगा क्योंकि 25,000 बिगर अमाउंट इज इन द क्रेडिट साइड. ओके, सो वी विल राइट इट डाउन. हम टोटल करें 25 प्लस 1100 दैट इज 26,100. 26,100 ये हो गया हमारा टोटल. अब इसको टोटल करें 3,000 and 5,000 8,000 प्लस 900 दैट इज 8,900. यहाँ से अगर लेस करें तो हमारा आ जाएगा प्रॉफिट 11 में से 9 गया दैट इज 2. 15 में से 8 गया 7. 17,200 जो है आपका प्रॉफिट आ रहा है. ओके, और ये प्रॉफिट जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अगेन ए और बी में. अगर आपको रेशियो दिया हुआ है तो उस रेशियो में आप डिवाइड कर दोगे, और नहीं दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, इक्वली कैलकुलेट कर दोगे. तो रेशियो में नहीं दिया हुआ है आपको कि किस रेशियो में प्रॉफिट इनका डिवाइड होगा, प्रॉफिट या लॉस. सो वी विल divide it equally, that is 8,600 for A and 8,600 for B. This is the solution. Okay, yes, देख लीजिए आप एक बार solution. बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, that is question number 16. एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर. बहुत आसानी से हम लिख सकते हैं, 11 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना. सो इक्विटी शेयर्स आर द रियल ओनर्स, दे आर नॉट द रियल ओनर्स. ओके, डिविडेंड फिक्स रेट पे मिलता है, फिक्स रेट पे नहीं मिलता है प्रेफरेंस होल्डर को. इक्विटी शेयर्स को सर्टेनली मिलता है और प्रेफरेंस शेयर को सर्टेनली नहीं मिलता है डिविडेंड. ओके, सो आप लिख सकते हैं डिफरेंसेस. अब इसका क्वेश्चन करते हैं हम, और में जो दिया हुआ है, सचिन लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each at a discount of 10%. The whole amount was payable on application. पूरा का पूरा अमाउंट जो है एप्लीकेशन के समय जो है रिसीव हो गया है. The issue was fully subscribed. आपको जनरल एंट्री करना है, ठीक है. शेयर्स का क्वेश्चन है, बट अब जो है शेयर्स डिस्काउंट पे इश्यू नहीं होते हैं. इट इज प्रोहिबिटेड आफ्टर कंपनीज एक्ट 2013 अमेंडमेंट. पहले जो है शेयर्स जो है डिस्काउंट पे इश्यू होते थे और उसके क्वेश्चंस भी आते थे, लेकिन आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ 2013 एक्ट शेयर्स डिस्काउंट पे नहीं इश्यू होते हैं. हाँ, कुछ उसके एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि स्वेट इक्विटी शेयर्स हैं तो हो जाएंगे या क्या. सो अब आपके सिलेबस में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, सो वी आर स्किपिंग इट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. Which point should keep in mind while redeeming its debenture? फिर अगेन डिबेंचर्स का रिडेम्पशन आ गया है, तो ये हमारे सिलेबस में अभी के लिए रिड्यूस हो गया है, तो ये भी हमारे सिलेबस में नहीं आएगा, तो हम इसको भी छोड़ते हैं. यस, इसका और दिया हुआ है, एक्सप्लेन काइंड्स ऑफ डिबेंचर्स अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रेशन. रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग डिबेंचर्स के काइंड्स बताने हैं. तो हमने पढ़े हैं रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग दो टाइप के डिबेंचर्स होते हैं, एक तो रजिस्टर्ड डिबेंचर्स और दूसरे बियरर डिबेंचर्स. तो क्या होते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर्स? रजिस्टर्ड डिबेंचर्स ऐसे डिबेंचर्स होते हैं विच आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और उनका पेमेंट किनको किया जाता है? जो रजिस्टर्ड होल्डर हैं उन्हीं को ही किया जाता है, किसी और को नहीं किया जाता है. उसी के ऑपोजिट हमारा जो है बियरर डिबेंचर्स. ये कैसे डिबेंचर्स होते हैं? इनका पेमेंट जो है मेयर ट्रांसफर्ड बाय मेयर डिलीवरी. जिसके पास वो डिबेंचर है उसको वो डिबेंचर का पेमेंट जो है रिसीव हो जाएगा. जैसे कि हमारा करेंसी नोट, वो एक बियरर इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है. आपका 10 का नोट अगर गिर गया और किसी दूसरे ने उठा लिया तो उस पर आप क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि वो बियरर है, उस पर आपका नाम नहीं लिखा हुआ है, ठीक है. तो डिबेंचर्स ऐसे ही दो काइंड के होते हैं अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रेशन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. यस, क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हुआ है? राइट डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर्स. शेयर्स और डिबेंचर्स के बीच में डिफरेंस लिखना है. तो हमें पता है
कि एक ऑनर कहलाते हैं और एक क्रेडिटर कहलाते हैं। शेयर होल्डर्स आर द ऑनर्स ऑफ द कंपनी एंड डिबेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। एक पे इंटरेस्ट मिलता है, एक पे डिविडेंड मिलता है। ओके, सो आप डिफरेंसेस आराम से सॉल्व कर सकते हैं, लिख सकते हैं। पढ़ते आ रहे हैं आप, 2 साल हो गए आपको पढ़ते पढ़ते। ओके, हम इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं। MS Gupta company issued 1007% debentures, 100 each at a premium of 10%, 10% premium ₹30 on application है और बैलेंस है आपका अलॉटमेंट में। was payable, pass necessary general entries in the books of firm। आपको जनरल एंट्रीज पास आउट करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन दे दिया है उन्होंने आपको, तो हम उसको सॉल्व करते हैं। यस, आपकी 2 एप्लीकेशन की एंट्री हो जाएंगी, दैट इज वन ऑफ द रिसीव्ड एंड अदर इज फॉर द ट्रांसफरिंग टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और सेम अलॉटमेंट की भी जो है 2 एंट्रीज हो जाएंगी, तो हम सॉल्व करते हैं। यस, आपको प्रॉपर फॉर्मेट में करना है, मैं जस्ट यहाँ पे आपको एंट्रीज बता रही हूँ। यस, शॉर्ट में लिख लें क्या, फिर से हम लिख लेते हैं। 1000 डिबेंचर्स हैं हमारे पास, 7% रेट वाले हैं। यस, 7% डिबेंचर्स हैं हमारे पास ऑफ ₹10 ईच की 100 ईच दिया हुआ है, ठीक है। और 10% प्रीमियम है, तो इसमें अगर हम 10% और जोड़ दें प्रीमियम का, तो 100 का 10% दैट विल बी 10, और टोटल आपका अमाउंट आ जाएगा 110। ठीक है, अब इसमें उन्होंने एप्लीकेशन दिया हुआ है आपको, कितना है आपका एप्लीकेशन 30, और अलॉटमेंट पे बोला है बैलेंस। तो हमें पता है हमारा नीचे जो है 110 आएगा, 100 प्लस 10, तो यहाँ आ जाएगा आपका अलॉटमेंट 80, और यहाँ पे भी बाइफर्केशन करें तो 70 हो गया आपका अलॉटमेंट का और 10 हो गया आपके प्रीमियम का, और आपको जनरल एंट्री पास आउट करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन लिख लिया हमने, तो स्टार्ट करते हैं विद द जनरल एंट्रीज। पहली एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, टाइप कौन सा टाइप है डिबेंचर का, 7% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, अमाउंट 30 इंटू 1000 डिबेंचर्स, तो ये हो जाएगा आपका 30,000। ठीक है, नरेशन लिखिए आप। बीइंग अमाउंट ऑफ डिबेंचर एप्लीकेशन रिसीव्ड, बीइंग अमाउंट ऑफ डिबेंचर एप्लीकेशन रिसीव्ड। यस, सेकंड 7% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर्स। ये इसकी ड्यू की एंट्री हो गई, अमाउंट सेम आ जाएगा आपका 30,000। ओके, एंट्री लिखिए, ओ सॉरी नरेशन लिखिए। बी अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स ड्यू, थर्ड एंट्री आ जाएगी आपकी अलॉटमेंट की, अलॉटमेंट ड्यू की। 7% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर्स। हाँ, इसमें हमें एक चीज और ध्यान देना है कि साथ में हमें क्या दिया हुआ है, प्रीमियम। तो प्रीमियम क्या होता है, क्रेडिट, तो हम लिख देंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ओके, ये हो गया आपका डिबेंचर्स अलॉटमेंट टू 7% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। हम अमाउंट फिल करते हैं, 80 टोटल है आपके अलॉटमेंट का, तो 80 इंटू 30,000, सॉरी 1000 आपके डिबेंचर्स हैं,
तो ये आ जाएगा आपका 80,000। ओके, और ये हो जाएगा आपका 70 इंटू 1000 डिबेंचर्स, 10 रुपीज है आपका प्रीमियम का, ये हो गया आपका 70,000 और ये हो गया आपका 10,000। ठीक है, लिखिए, नरेशन लिखिए। बीइंग अमाउंट ऑफ शेयर अलॉटमेंट ड्यू विथ प्रीमियम। ओके, यस, इसी की बैंक की एंट्री अब हम करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। कितना अमाउंट रिसीव हो जाएगा? पूरा का पूरा 80,000। बीइंग अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स अलॉटमेंट रिसीव्ड अलोंग विथ प्रीमियम। ये हो गई आपकी चारों एंट्रीज। ओके, और आपको फिर जनरल एंट्री का टोटल करना है अगर आपके पास एग्जाम में समय बचता है तो। इट इज अ गुड साइन ऑफ द प्रेजेंटेशन। ओके, जस्ट सी द सॉल्यूशन। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेशियो एनालिसिस। आपको रेशियो एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव, तो क्या होता होगा रेशियो, क्यों हम रेशियोस निकालते होंगे, हमने कैलकुलेट किया है बाय वेरियस फॉर्मूलाज, तो वो हमें क्या नॉलेज देते हैं? दे आर सर्टेन एज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट पोजीशन। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में हमें बताते हैं। इट मीन्स अगर हमें पॉइंट वाइज लिखना हो तो हम लिख सकते हैं बाय एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या फिर हम रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो लिख सकते हैं। और इसके अलावा जो है और क्या लिख सकते हैं हम? इट हेल्प्स अस टू नो द फोरकास्टिंग। फ्यूचर के बारे में आप जो है फोरकास्ट कर सकते हैं कि आगे क्या पॉसिबिलिटीज हैं आपके बिजनेस के लिए। आप कंपैरिजन कर सकते हो विद द प्रीवियस ईयर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। ओके, आपकी ऑपरेटिंग इफिशिएंसी जान सकते हो कि आज की तारीख में जो है आपके बिजनेस की क्या इफिशिएंसी है। व्हाट आर द लेवल्स ऑफ ऑपरेशंस एट डिफरेंट इंटरवल्स। ओके, तो दिस आर द ऑब्जेक्टिव्स। और भी कई आप आपके मन से भी आप लिख सकते हो अगर कंसेप्ट आपको क्लियर है तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। आपको कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाना है और आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो हम बनाते हैं कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। हमें पता है कि किस फॉर्मेट में बनाना है। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मेट दिया गया है और हमें उसको फॉलो करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। यस, सेल्स दी हुई है हमको 2 सालों की, और फिर यस पर्टिकुलर्स में हमको 2008 एंड 2017 लिखा है, तो 2018 एंड 17 कर लीजिए, आप उसको सही कर लीजिए। फिर सेल्स दी हुई है आपको दोनों सालों की, उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो लेस है, देन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस उसमें से हटा दिए गए हैं, और आपका बचा हुआ अमाउंट जो है उन्होंने कैलकुलेट करके दिया है। और हमें कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाना है, यानी जो उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट है उस तरीके से हमें लिखना है। तो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट कैसे बनता है? क्वेश्चन नंबर 19 और कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, बनाते हैं हम कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। सबसे पहले आ जाएगा आपका पर्टिकुलर्स का कॉलम, फिर दोनों सालों के जो ईयर्स दिए हुए हैं उसके जो डिजिट्स दिए हुए हैं वो आ जाएंगे आपके 2018
2018 लिख लेते हैं हम एंड 2017। ओके, कंपैरिजन करना है तो हमने देखा है कि एक फॉर्मेट में एक कॉलम बनता है एब्सोल्यूट चेंज का, और ये कैसे बनता है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, और लास्ट में आपका कॉलम बनता है परसेंटेज चेंज का, और उसको हम कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला भी हमने पढ़ा है परसेंटेज चेंज का, जो एब्सोल्यूट चेंज है अपॉन में आता है उसका प्रीवियस ईयर इनटू 100। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कैलकुलेट होता है परसेंटेज चेंज। लिखते हैं, सबसे पहले आता है फॉर्मेट के अकॉर्डिंग भी अगर हम देखें तो ए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या सेल्स, आपके क्वेश्चन में सेल्स लिखा गया है तो हम भी सेल्स ही लिखते हैं। सेल्स दी हुई है आपको 2 लाख एंड 2,50,000। ठीक है, करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करें तो ये हो रहा है आपका 50,000 माइनस में। ओके, एब्सोल्यूट चेंज निकालना है तो एब्सोल्यूट चेंज निकाल लिया हमने 50,000। अब आपको निकालना है परसेंटेज चेंज, तो क्या है उसका फॉर्मूला, जो आपका एब्सोल्यूट चेंज आया है अपॉन में प्रीवियस ईयर, तो यहाँ प्रीवियस ईयर क्या है 2017 इंटू 100, तो 50,000 अपॉन में 2,50,000 इंटू 100। ठीक है, हम कहाँ कैलकुलेट करें, हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लें क्या, ओके यहाँ दिख रहा है ना, 50,000 डिवाइडेड बाय 2,50,000 इंटू 100, हमें दिख भी रहा है आसानी से 5 टाइम्स, और ये हमें ऑलरेडी वैसे भी दिख रहा है कि दैट इज 20%। ओके, इसके अलावा कोई रेवेन्यू नहीं है, तो ये आपका ए वाला कॉलम जो है उसका हम टोटल कर लेंगे। वैसे इसलिए दिया जाता है कि ए में अगर और भी रेवेन्यू है कुछ आपकी अदर इनकम है तो उसको भी आप ऐड करके टोटल ए, यहाँ पे एक ही आइटम है तो हम एक ही को लिख लेते हैं। ये आ गया आपका 20%। ठीक है, अब बी पोर्शन आता है आपका एक्सपेंसेस का। एक्सपेंसेस में एक तो आपको दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना दिया हुआ है 1 लाख एंड 1,30,000। ठीक है, 1,30,000 और डिफरेंस जो है वो माइनस में आ रहा है। ठीक है, 1 लाख माइनस 1,30,000 दैट इज 30,000। हम कैलकुलेट कर परसेंटेज सबके लास्ट में कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अलावा आपको दिया हुआ है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो वो भी यहीं लिख लेते हैं हम। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की हेडिंग के नीचे आ जाएगा वो, कितना दिया हुआ है आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, दैट इज, यस स्टूडेंट्स कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके 10,000 दिए हुए हैं 2017 के, 2018 के भी 10,000 है क्योंकि नीचे उनका टोटल आ रहा है 90,000। ठीक है, तो एक जीरो आप डिडक्ट कर लीजिए उसमें से 10,000, और ये भी दिया हुआ है आपको 10,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,30,000 एंड 10,000 जो है आपको एक्सपेंसेस, दोनों को साथ में कर लेते हैं। ये तो आ जाएगा आपका नील। 1 लाख में से 10,000 गया दैट इज 90,000, 1,30,000 में से 10 गया दैट इज 1,20,000 एंड दिस विल बी माइनस 30,000, तो ये आ रहा है आपका माइनस 30,000। ठीक है, अब ये हो गया आपका बी। तो बी क्या थे आपके एक्सपेंसेस, ए क्या है आपकी सेल्स या रेवेन्यू। अब ए में से बी अगर लेस करेंगे सेल्स में से या रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस लेस करते हैं तो हमारा क्या आंसर आता है, दैट इज प्रॉफिट। और ये ऐसा प्रॉफिट आता है जिसमें से अभी हमने टैक्स डिडक्ट नहीं किया है। हम लिखते हैं सी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, आप लिखिए ए माइनस बी, इसको भी हम क्लोज कर देते हैं। तो a माइनस बी 2 लाख माइनस 90,000, तो ये आ गया आपका 1,10,000, 2,50,000 माइनस 120,
तो ये आ जाएगा आपका 130। ओके, 50 में से 30 चला गया, या हम इसमें से कैलकुलेट कर लें तो ये आ गया आपका 20,000। ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे हमने यहाँ तक कैलकुलेट कर लिया। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है आपको इसमें जो है टैक्स जो है वो नहीं दिया हुआ है। ओके, लेकिन अगर आपके पास समय है तो आप कैसा प्रेजेंटेशन करेंगे? यस, तो हम टैक्स जो है उसकी प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं। हम लेस कर देंगे टैक्स और फिर आ जाएगा आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर आपके पास समय हो तो आप पूरा फॉर्मेट जो है वो बना लेना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और यहाँ पे आप ड्रॉप कर दोगे। ठीक है, क्योंकि आपके पास कोई आइटम ही नहीं है, लेकिन इट विल बी गुड फॉर प्रेजेंटेशन। यस, दैट विल बी 90,000। एंड यस, हमने कुछ, हाँ यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी है। हमने 2 लाख में से ये 1 लाख लेस किया है, ये 10,000 लेस ही नहीं किया है। ओके, इसको हम सॉर्ट आउट करते हैं। दैट इज 1,10,000। ये कितना हो गया आपका 140, और वो 30 का 30। ठीक है, यहाँ से भी करेंगे तो -30 आ रहा है। इट्स ऑल राइट नाउ। अब हम 2 लाख में से 110 लेस करेंगे तो अब आ रहा है आपका 90,000। यस, और 2,50,000 में से अगर 140 लेस करेंगे तो आपका आ जाएगा 1,10,000। और 110 में से अगर 90 लेस करेंगे देन व्हाट यू विल गेट 20,000। तो सही है। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करना है आपको। और अब जो है हम परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास परसेंटेज कैलकुलेशन बचा है, तो 30,000 डिवाइडेड बाय 130 तो कितना हो जाएगा? 30,000 डिवाइडेड बाय 130 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 0, 300 डिवाइडेड बाय, तो 13 3 से 39 होता है, तो 13 2 से 26 40 बच रहा है आपके पास। 26 40 बच रहा है, तो 13 3 से आ जाएगा आपका 23 पॉइंट समथिंग आ जाएगा आपका। ये इसका कुछ भी नहीं निकलेगा। देन 30,000, तो 30 डिवाइडेड बाय 110, 0 से 0 कैंसिल, 300 डिवाइडेड बाय 11, 11 2 ज़ा 22। ओके, फिर 80 बच रहा है आपका, तो दिस विल बी 27 पॉइंट समथिंग, आप अप्रॉक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर 20,000 डिवाइडेड बाय, यस हाँ, यहाँ हमने क्या किया है, 30 को 140 से डिवाइड करना है। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। 30 डिवाइडेड बाय 140, 30,000 कर लेते हैं, और इधर कर लेते हैं हम 1 लाख। 40,000 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 zeros कैंसिल, 14 2 ज़ा 28, फिर बच रहा है आपका 20, तो 14 1 ज़ा 40। ओके, फिर 20,000 को आपको डिवाइड करना है प्रीवियस ईयर से, तो दैट विल बी 1110। कहाँ करते हैं हम कैलकुलेट, इसको रब कर देते हैं। 20,000 डिवाइडेड बाय 1,10,000 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 zeros, 11 2 ज़ा 22 नहीं जा रहा है, 11 1 ज़ा 11, और बच रहा है आपका 90। देन 9 से भी नहीं जाएगा, 18 88 18.7। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारा सॉल्व होगा कंपैरेटिव स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट। ओके, ओके, बढ़ते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्यों इम्पोर्टेंस है, या क्या है इम्पोर्टेंस? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों जरूरी है बनाना? क्योंकि वो आपको क्या बताता है, वो आपको आपकी कैश पोजीशन के बारे में बताता है। तो हम अगर लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, इट असर्टेन एज द कैश पोजीशन, करंट कैश पोजीशन ऑफ द
कंपनी। इसके अलावा वो आपको क्या बताता है, ये आपको हेल्प करता है टू नो अबाउट द रिसिप्ट्स ऑफ द कंपनी, या हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की लैंग्वेज में ही अगर लिखें तो हम क्या लिखेंगे, इट हेल्प्स अस टू नो अबाउट द सोर्सेस ऑफ फंड्स। इसी का ही दूसरा हम लिख सकते हैं, इट हेल्प्स अस टू नो अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, यानी पेमेंट्स के बारे में भी ये आपको इंफॉर्मेशन दे सकता है। और अगर हम उस पर विचार करें कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है क्यों जरूरी है, तो ये आपको हेल्प कर सकता है कि आपको फ्यूचर में और ज्यादा कितनी नीड है कैश की, उसके बारे में आपको बता सकता है। सो दिस आर द इम्पोर्टेंस वी कैन जनरेट इट। ओके, नेक्स्ट, हाँ, राइट द आइटम्स ऑफ सोर्सेस एंड एप्लीकेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपके कौन कौन से सोर्सेस हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के और कौन कौन से एप्लीकेशन है कैश फ्लो स्टेटमेंट के, वो आपको लिखना है। तो सोर्सेस कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ से आपको कैश रिसीव होता है, या आपको इनफ्लोस लिखने हैं। तो हमें 3 एक्टिविटीज है हमारी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग की, हम किसी में से भी लिख सकते हैं। जैसे कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, हम अगर सबसे पहले सोर्सेस की बात कर लेते हैं तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो जाएगा, दैट इज सेल्स। फिर क्या हो जाएगा आपका सोर्सेस ऑफ फंड में, इंटरेस्ट रिसीव्ड, सेल ऑफ मशीनरी, ये आपके हो जाएंगे सोर्सेस ऑफ फंड। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में बात करें तो यस, इसी का ही ऑपोजिट करते जाओ, पेमेंट टू सप्लायर, ओके, परचेस ऑफ लैंड और मशीनरी और एनी अदर एसेट्स, परचेस्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फाइनेंसिंग में जाएं तो इंटरेस्ट पेड जो है आपका सोर्स ऑफ फंड हो जाएगा। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप कोई भी 4 आइटम्स उसमें से लिख लीजिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश बजट। क्या डिफरेंस होता है इनके बीच में, अगर हम इनके मीनिंग को डिस्क्राइब करें तो कैश फ्लो तो हमें पता है, इट क्या हेल्प करता है, वो कैश पोजीशन बता, सॉरी, इनफ्लोस एंड आउटफ्लोस बताता है इन द ऑर्गेनाइजेशन। कैश बजट, इन दोनों की खासियत ये है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कब बनाया जाता है या किस रीजन से बनाया, ये आपके जो प्रीवियस डाटा है, पास्ट डाटा है, उसको देखते हुए बनाया जाता है। ओके, कैश बजट, नाम ही उसका बजट है, तो वो फ्यूचर के लिए बनाया जाता है कि भविष्य में हमारा यहाँ यहाँ खर्चा होने वाला है और आप कैश बजट प्रिपेयर करते हो। इसका मेन डिफरेंस तो यही है। ओके, सो बढ़ते हैं हम आगे। आपको नेक्स्ट दिया हुआ है, कैलकुलेट करना है आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, 2016 दिया हुआ है एंड 17 पूरा क्वेश्चन हमारे सामने है। ओके, हमने देखा है मेनली क्वेश्चंस जो हैं आपके, एक तो अकाउंटिंग रेशियो के आए हैं, पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन से रिलेटेड हमने देखा है, रियलाइजेशन, ये सब क्वेश्चंस जो हैं आपके कवर हुए हैं। ओके, अब हम बनाते हैं हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ऊपर लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, हम कॉलम बना के कर लेते हैं, एक पर्टिकुलर्स का और एक अमाउंट का। पर्टिकुलर्स एंड सेकंड इज अमाउंट कॉलम। यस, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, तो उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। प्रॉफिट एंड लॉस आप करते हो करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। तो करंट ईयर कौन सा है यहाँ पे 2017 और प्रीवियस ईयर है 2016। तो 2017 में दिया हुआ है आपको 2,20,000 और 16 में दिया है 2,40,000। ओके, हम यहाँ पे करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर के बजाय हम अमाउंट ही लिख देते हैं। तो करंट ईयर का अमाउंट है 2,20,000
और प्रीवियस ईयर का अमाउंट है 2,40,000। हमारा आंसर जो है वो माइनस में आ रहा है, दैट इज 20,000। और माइनस में जब आंसर आता है तो हम कैसे डिनोट करेंगे, ब्रैकेट में। ओके, फिर आपको दिया हुआ है डेटर्स, हम पढ़ लेते हैं पहले। डेटर्स दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग रेंट दिया हुआ है, यानी ये आपकी करंट एसेट्स है, करंट लायबिलिटी है। फिर गुडविल, गुडविल का कंसेप्ट हमने देखा है कि गुडविल अगर डिक्रीज होती है या रिटर्न ऑफ होती है तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आती है, अदरवाइज वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं आती है। प्रीपेड इंश्योरेंस अगेंस्ट करंट एसेट्स, और क्रेडिटर्स आपको दिए हुए हैं करंट लायबिलिटीज, यानी हमारे बाकी के जो आइटम्स बचे हैं वो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी है। तो हम पहले करंट एसेट्स को लिख लेते हैं और फिर करंट लायबिलिटीज को लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं डेटर्स, ठीक है। अब डेटर्स में हमने देखा है इंक्रीज और डिक्रीज देखना है हमें। तो पहले डेटर्स थे 1,24,000, अब हो गए हैं 1 लाख, यानी डिक्रीज हो गए हैं डेटर्स। और डेटर्स अगर डिक्रीज होते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। कितना है डिफरेंस, दैट इज 24,000, ठीक है। अब हम दूसरा करंट एसेट्स, प्रीपेड इंश्योरेंस दिया हुआ है, तो हम लिख लेते हैं पहले प्रीपेड इंश्योरेंस। और पहले प्रीपेड इंश्योरेंस था 8,000 और करंट ईयर में अब हो गया है 16,000, यानी हमारे प्रीपेड इंश्योरेंस जो है वो इंक्रीज हुए हैं। इंक्रीज इन प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है अमाउंट, दैट इज 8,000। और हमारी करंट एसेट्स अगर इंक्रीज होती है तो उसको हम लेस कर देते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं इसको हमने समझा है बहुत अच्छे से, ठीक है। गुडविल आई नहीं, आउटस्टैंडिंग रेंट दिया हुआ है, यस। आउटस्टैंडिंग रेंट आपका पहले था 84,000 और अब हो गया है 48, यानी डिक्रीज, डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग रेंट। और डिक्रीज होती है अगर आपकी करंट लायबिलिटी तो आप उसको कैसे लिखते हो, माइनस में, यस। कितना हो जाएगा 84 माइनस 48, तो 14 माइनस 8 6, और ये हो जाएगा आपका 7 माइनस 4 दैट इज 3, 36,000, ठीक है। लास्ट दिया हुआ है हमें क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स पहले थे 76, अब हो गए हैं 52, तो ये भी हमारे डिक्रीज हुए हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट भी डिक्रीज हुआ है और क्रेडिटर्स भी डिक्रीज हुए हैं, तो इसको लेस कर देते हैं। 76 में से 52 को लेस किया तो 4 एंड 2 24,000 जो है आपका नेगेटिव। बस अब हमें प्लस माइनस करना है। तो हमने देखा एक ही आइटम ऐसा है जो हमारे पास पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव, इट मीन्स हमारा आंसर जो है वो नेगेटिव आएगा। और जब आंसर हमारा नेगेटिव आता है तब हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं कैश यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। कैलकुलेट कर लें हम, 24 माइनस का है, ये प्लस का है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस बचा आपका 28 एंड 36, तो 36 और 8 हो जाएगा आपका 14, 44, 54 एंड 64,000 जो है आपका ये आ गया, ठीक है। ये बन गया आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ओके। यस, अब हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 22, द प्रथा दुर्गा हाउस ग्वालियर कंसाइंड, यस कंसाइंड यानी कंसाइनमेंट टॉपिक का है ये क्वेश्चन अगेन। और कंसाइनमेंट टॉपिक जो है वो हमारे सिलेबस से हट चुका है, तो इसको हम स्किप करते हैं। इसका और भी आपको वही दिया हुआ है, थ्योरी क्वेश्चन है, बट distinguish between consignment and sale, okay, we are leaving it. Distinguish, next question, distinguish between sacrificing ratio and gaining ratio, already discussed in 2019 paper। क्या होता है sacrificing ratio and gaining ratio, हमने पढ़ चुके हैं already, so will not discuss over it here।
यस, डिस्कस द मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल वैल्यूएट करने के लिए, उसका वैल्यूएशन करने के लिए बहुत सारे मेथड्स दिए गए हैं, जैसे कि एवरेज प्रॉफिट मेथड दिया गया है। एवरेज में भी हमने सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज पढ़ा है। ओके, देन सुपर प्रॉफिट मेथड पढ़ा है। फिर कैपिटलाइजेशन, और कैपिटलाइजेशन में भी दो मेथड पढ़े हैं, कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, और आपका एक और मेथड होता है, दैट इज एन्युटी पेमेंट मेथड। तो ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के मेथड हैं। यस, अब क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है आपको, एक्सप्लेन द कॉसेस ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इन फर्म। क्या रीजन है नए पार्टनर का एडमिशन होना, क्यों किसी नए पार्टनर को एडमिट किया जाता है किसी फर्म में? तो बहुत से कारण हो सकते हैं। हो सकता है फर्म को कैश की रिक्वायरमेंट हो और नया पार्टनर कैश लेकर आता हो, है ना, तो हम लिख सकते हैं ड्यू टू डिमांड ऑफ कैश। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पार्टनर, जो एक नया पर्सन आ रहा है, उसकी स्किल्स बहुत अच्छी हो और हमारे बिजनेस में हमें ऐसा लगता है कि उसके आने से जो है हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस जो है और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ड्यू टू स्पेशल स्किल्स और एबिलिटी ऑफ पार्टनर कैन बी एडमिटेड इन द फर्म, हम ये भी लिख सकते हैं। सो देयर कैन बी द वेरियस कॉसेस। बिजनेस की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए हम किसी पर्सन को और इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, to see over the welfares or the affairs of the business. Okay, so these are the causes of admission of a new partner in firm. अब इसका क्वेश्चन दिया हुआ है, थ्योरी क्वेश्चन आपको, ABC आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:4:6, 2:4:6। बैलेंस शीट दी हुई है ऑन 31 दिसंबर 2017 इस फॉलोज बैलेंस शीट, और आपको बैलेंस शीट में दिया हुआ है कैपिटल तीनों पार्टनर्स का, जनरल रिजर्व, क्रेडिटर्स, और इधर दिया हुआ है आपको बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर्स एंड कैश। ठीक है, और क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो, ऑन 1 जनवरी 2018 सी जो है वो क्या हो रहा है, रिटायर्ड। द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 60,000, फर्म की गुडविल दी हुई है 60,000, और अमाउंट पेबल टू सी बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। जो अमाउंट पे होगा सी को, सी रिटायर हो रहा है तो उसको कुछ ना कुछ अमाउंट मिलेगा जो उसका हिसाब बनता होगा, वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, और आपको बनाना है प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है तो उसमें प्रॉफिट भी आता है, तो उसके लिए हमें रीवैल्यूएशन, लेकिन आपको एसेट्स का इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी नहीं दिया हुआ है उसका, तो डायरेक्ट हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। बहुत कम आइटम्स आ जाएंगे, इसमें ज़्यादा आइटम्स नहीं है, तो हम उसको बनाते हैं। यस, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लिखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सा नंबर का क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24 का और क्वेश्चन। यस, कितने पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स हैं हमारे पास। सी बी एंड दिस इज ऑफ ए, सेम इधर क्रिएट कर लेंगे हम, सी बी एंड ए, 3 पार्टनर्स, और पर्टिकुलर्स ए बी सी का डेबिट कॉलम, फिर पर्टिकुलर्स ए बी एंड सी का क्रेडिट कॉलम। ठीक है, हमें पता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स, जिसको हम बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन के नाम से लिखते हैं, और हमारी बैलेंस शीट में दिया हुआ है कैपिटल 48,000, 40,000 एंड 32,000। 48,000, 40,000 एंड 32,000। ठीक है,
फिर दिया हुआ है आपको, हम लायबिलिटीज साइड चेक कर लेते हैं। कैपिटल लिख लिया, जनरल रिजर्व आता है आपका, तो बाय जनरल रिजर्व तीनों पार्टनर्स में ट्रांसफर हो जाएगा। उनके रेशियो में 36,000 दिया हुआ है और रेशियो दिया हुआ है आपको 2:4:6। ठीक है, तो 36,000 और 246 दिया हुआ है, तो इसको हम और शॉर्ट कर लेते हैं 1:2:3। तो कैलकुलेशन में और इजी हो जाएगा। 1:2:3 में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 6 हो जाएगा 6,000, 12,000 एंड 18,000। ओके, ठीक है, ये हो गया हमारा जनरल रिजर्व और लायबिलिटीज वाले पोर्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स हमारे पार्टनर्स कैपिटल में नहीं आता है। फिर एसेट साइड्स कुछ भी नहीं आता है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एडिशनल इंफॉर्मेशन में गुडविल, तो गुडविल रिटायरमेंट के टाइम गुडविल का वैल्यूएशन होगा, तो हम गुडविल का वैल्यूएशन कर लेते हैं। यहाँ हमें इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहाँ मैं थोड़ा सा उसको रब कर लेती हूँ, क्योंकि ज्यादा आइटम्स ही नहीं है हमारे उसमें। ठीक है, तो गुडविल आपको दी हुई है फॉर्म की, कितनी दी हुई है, दैट इज 60,000। ठीक है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका रेशियो क्या है, तो रेशियो हमें पता है पार्टनर्स का 1:2:3 है, और सी रिटायर हो रहा है तो सी का रेशियो क्या है 3/6। 3/6 तो 1/2, तो हम गुडविल का वैल्यूएशन अगर करें तो 1/2 और दैट इज 30,000 आपकी गुडविल आ रही है रिटायरिंग पार्टनर की। हमें पता है जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो हम उसकी जनरल एंट्री क्या करते हैं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को डेबिट करते हैं टू रिटायरिंग पार्टनर और टू गेनिंग पार्टनर। गेनिंग या रिटायरिंग जो भी होगा उसको क्रेडिट कर देंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को हम डेबिट कर देंगे। तो यहाँ हमारा रिटायरिंग पार्टनर है सी, तो सी क्रेडिट हो जाएगा, और हम जो है बाकी के जो दोनों हैं दैट विल बी द सैक्रिफाइसिंग, क्योंकि जो जा रहा है उसको वो अपना शेयर जो है वो लीव कर रहा है, तो उसके बिहाफ पे ए और बी उसको पेमेंट करेंगे। तो हम गेनिंग रेशियो निकालें, ओके, तो दैट विल आल्सो बी सेम। ओके, जब हमारे पास इंफॉर्मेशन दी हुई रहती है कि आपका रेशियो है ओल्ड ये, और इसके अलावा आपको और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी रहती कि फ्यूचर में वो इस तरीके से अपना रेशियो रखेंगे। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपका जो ओल्ड रेशियो रहता है वही जो बाकी पार्टनर्स हैं उनका गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग रेशियो रहता है। ठीक है, हम निकाल के भी देख लेंगे, लेकिन अभी हम अगर हम देखें ए बी सी का रेशियो कितना दिया हुआ है आपको 1:2:3, और अगर सी चला गया तो इनका गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा 1:2। तो हम इस रेशियो में डिवाइड कर देंगे। और जनरल एंट्री अगर देखें तो क्या हो जाएगी आपकी जनरल एंट्री, सेक्रीफाइस कौन करेगा, दो पार्टनर्स आपके ए एंड बी, ओके, एंड सी विल बी द रिटायरिंग पार्टनर। हम एंट्री लिखते हैं ताकि हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसको रिकॉर्ड कर पाए। ठीक है, तो आ जाएगा आपका एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। हमने सी का गुडविल का हिस्सा निकाल लिया है 60,000, 3/6, तो ये आ गया 30,000, और 30,000 को अब हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे गेनिंग रेशियो में। और मैंने आपको बोला है कि अगर कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है कि फ्यूचर में उनका रेशियो क्या रहेगा, तो जो आपका ओल्ड है वही आपका गेनिंग रेशियो, तो 1/2 के रेशियो में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो 30,000 1:2:3, तो ये हो जाएगा 10,000 एंड 20,000। ठीक है, बस इसको हमें पुटअप करना है। अब हमें इसको रिकॉर्ड करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो यहाँ लिख देंगे हम 2 सीज कैपिटल अकाउंट, और ए और बी में अमाउंट लिख देंगे 10,000 एंड 20,000, और यहाँ एंट्री कर देंगे हम बाय एस कैपिटल बाय बीस कैपिटल, और अमाउंट आ जाएगा आपका 10,000 एंड 20,000।
ये हो गई हमारी एंट्रीज। इसके अलावा और कोई चीज दी हुई है क्या? और कोई आइटम नहीं दिया हुआ है। जो अमाउंट सी को मिलेगा वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा और बाकियों का तो बैलेंस कैरिड डाउन हो जाएगा। तो हम टोटल कर लेते हैं। 32 प्लस 18 कितना हो जाएगा? 40, 50, 60, 70, 80,000। तो ये सी का है। सी का इधर डेबिट बैलेंस में कुछ भी नहीं है, तो टू सी लोन अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि सी को जो मिलेगा वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, तो दैट विल बी 80,000। ठीक है, और बाकियों का टोटल करेंगे हम। 40 प्लस 12 दैट इज 52,000, और इधर अगर कुछ है तो हम उसको लेस कर देंगे, तो टू बैलेंस कैरिड डाउन 52 माइनस 20 दैट विल बी 32,000। और इधर आ जाएगा 48 6 दैट इज 54,000, और 54 में से अगर 10 चले गए दैट विल बी 44,000। और ये हो गया आपका 80,000। सो विद दिस देयर इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप चाहो तो आप कैलकुलेट करके देख लेना कि आपका गेनिंग रेशियो ये आ रहा है कि नहीं। कैसे करोगे आप? 1 माइनस जो रिटायर हो रहा है उसका 1 माइनस 3/6, बाकी का जो रिमेनिंग है वो बाकी के पार्टनर्स में आप डिस्ट्रीब्यूट करो। योर गेनिंग रेशियो विल बी अगेन सेम। ओके, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। Kapil Limited issued 1,000 shares of 10 each at a premium of ₹2 per share. Kapil Limited ने इशू किए हैं 1,000 shares और 10 रुपीज ईच के हैं और प्रीमियम है ₹2। ओके, अमाउंट पेबल एज फॉलोज: ₹4 ऑन एप्लीकेशन, ₹4 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम इसमें है, उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी है, एंड रेस्ट ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड एंड होल अमाउंट रिसीव। पूरा का पूरा अमाउंट जो है सब्सक्राइब भी हो गया है और अमाउंट भी पूरा रिसीव हो गया है। पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज, आपको जनरल एंट्रीज जो है वो पास आउट करनी है। ओके, यस, क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है हमें 25। क्वेश्चन नंबर 25, और हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 1,000 शेयर से। कोई टाइप नहीं दिया हुआ है तो सिर्फ हम शेयर लिखेंगे ऑफ ₹10 ईच, और प्रीमियम दिया हुआ है आपको ₹2, तो आपके टोटल शेयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दैट इज ₹12। ठीक है, अब उन्होंने आपको एप्लीकेशन सब अमाउंट रिसीव हुआ है, उन्होंने मेंशन कर दिया है। एप्लीकेशन कितना है आपका? ₹4। अलॉटमेंट दिया हुआ है आपको ₹4, और इसमें बोला है प्रीमियम इंक्लूडेड है, यानी 2 प्लस 2 ऑफ प्रीमियम और अलॉटमेंट के ₹2, और रेस्ट ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बाकी का जो बचा है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में मिल गया होगा। तो हम टोटल करेंगे तो ₹10 का हमारा शेयर है, प्रीमियम है, तो टोटल शेयर की वैल्यू हो गई 12। 12 में से 8 हमारे पास यहाँ पे है जिसमें प्रीमियम भी है ऑलरेडी है, तो क्या बचा हमारे पास? 4। ठीक है, जनरल एंट्री करना है हमें। ओके, स्टार्ट करिए जनरल एंट्री करना। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट। यस, हम इधर कर लेते हैं एंट्रीज। पहली एंट्री आ जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, अमाउंट ₹4 है
और नंबर ऑफ शेयर्स हैं आपके 1000, तो 1000 इंटू 4, तो ये आ जाएगा आपका 4000. सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इसी की ही ड्यू की एंट्री, ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट 4000, दैट विल बी 4000. यस, नरेशन लिखिए. पहले वाले का नरेशन आ जाएगा, बीइंग अमाउंट ऑफ शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड. नेक्स्ट, इसका नरेशन लिखिए सेकेंड एंट्री का, बीइंग अमाउंट ऑफ शेयर एप्लीकेशन ड्यू, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं, बीइंग अमाउंट ऑफ शेयर एप्लीकेशन ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट. ठीक है. यस. थर्ड एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट. हमें पता है अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम भी दिया हुआ है और प्रीमियम आपका होता है क्रेडिट. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. ठीक है. अमाउंट फिल करते हैं तो आपके 1000 शेयर्स हैं और अलॉटमेंट है आपका 4, तो ये आ गया आपका 4000 डेबिट में. और कैपिटल की बात करें तो 1000 इंटू 2 और प्रीमियम भी है आपका 2 का, तो 1000 इंटू 2, तो बोथ विल बी 2000 एंड अगेन 2000. ठीक है. इसी की बैंक की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा आपका 4000 एंड 4000. यस, नरेशन लिखिए. पहले वाले में नरेशन क्या लिखेंगे, थर्ड वाली एंट्री में, बीइंग शेयर अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू. ओके. फोर्थ एंट्री में हो जाएगा बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड. अब आपको जो बैलेंसिंग अमाउंट था उन्होंने बोला है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में रिसीव होगा, सेम ऐसी ही एंट्री होगी, प्रीमियम नहीं आएगा. तो हम लिखते हैं फिफ्थ एंट्री हमारी, शेयर फर्स्ट फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. आपको प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना है. मैं बार बार इसीलिए बोल रही हूँ बिकॉज आई डज नॉट हैव सफिशिएंट स्पेस. ओके, आपको प्रॉपर फॉर्मेट बना के उसकी जनरल एंट्री करना है. इसका अमाउंट भी सेम आ जाएगा आपका 4000 और 4000. इसका नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू. और लास्ट एंट्री हो जाएगी इसकी, दैट इज ऑफ बैंक. तो बैंक की एंट्री में यहाँ कर लेती हूँ, देखने में प्रॉब्लम होगा. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट फाइनल कॉल अकाउंट, दैट इज 4000 एंड 4000. ठीक है. ये हो गई हमारी जनरल एंट्रीज. यू कैन सी ओवर द एंट्रीज वंस. ओके, बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स. ये देखा था हमने क्वेश्चन, फिर रिपीट हो रहा है. 2019 में भी आया था, 2018 में भी आया है. तो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का क्या प्रोसीजर होता है. सबसे पहले फॉरफीचर ऑफ शेयर्स क्यों होता है, तो जो कॉल्स आपके अनपेड रहते हैं तो उसको आप कॉल्स इन एरियर के नाम से रिकॉर्ड करते हो. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है नोटिस भेजते हैं होल्डर्स को कि प्लीज आप पे करिए विद द सर्टेन इंटरवल जो उनका रहता है. इफ दे आर नॉट पेइंग ओवर दैट, फिर जो है उनके शेयर्स को क्या कर लिया जाता है, फॉरफिट कर लिया जाता है. और उन्होंने जो इंस्टॉलमेंट पे कर लिया है वो अमाउंट जो है कंपनी अपने पास रख लेती है, जिसको बोलते हैं सीज कर लेती है कंपनी अपने पास. सो ये प्रोसीजर होता है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स. ठीक है, मैंने शॉर्ट में डिस्क्राइब किया है, आपको उसको अच्छे से लिखना है. एक्सप्लेन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट.
फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों प्रिपेयर किया जाता है? तो हमें तो पता है अच्छे से कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों प्रिपेयर किया जाता है। टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है। और इसके अलावा हम देखें तो क्या बताता है हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट? टू नो द एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की एफिशिएंसी कैसी है। ओके, सो दिस आर द थिंग्स which help us to prepare, or which is the main motto of preparing, to know the financial statement. It helps us to assess the balance sheet of the company कि क्या position है हमारे assets और liabilities की, what is the position of the income statement, whether company is having sufficient profit or the company is facing the loss. ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, under what heading the following items are shown in balance sheet of a company. किस उसमें जो है हेड में आपका बैलेंस शीट में जो है ये आइटम्स दिखाए जाते हैं। तो आपका सबसे पहले दिया हुआ है वर्क इन प्रोग्रेस। अगर वर्क इन प्रोग्रेस सिर्फ लिखा हुआ है तो ये आता है आपके करंट एसेट्स में आ जाएगा, इन्वेंट्रीज में। लेकिन एक वर्क इन प्रोग्रेस होता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, तो वो आपका कहाँ जाता है? नॉन करंट एसेट्स पे। ठीक है, नेक्स्ट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट दिया हुआ है, तो हमारा शेयर से रिलेटेड है। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट आ जाएगा आपका शेयर होल्डर्स फंड में, शेयर कैपिटल हेड में। सब्सक्राइब भी वहीं आ जाएगा आपका शेयर होल्डर फंड में। यस, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट जो है वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल में ऐड भी होता है। ठीक है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल आपका शेयर होल्डर्स फंड में आ जाएगा अगेन, और शेयर कैपिटल में आएगा। फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दिया हुआ है आपको, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं? आपके करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स में अगर कोई हेड नहीं है तो हम उसको क्या देते हैं? सब हेड में अदर करंट एसेट्स। ओके, नेक्स्ट दिया हुआ है आपको प्रपोज्ड डिविडेंड। तो प्रपोज्ड डिविडेंड क्या होती है? आपकी करंट लायबिलिटी होती है, और ये कहाँ आता है? आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में। तो ये हैं आपके हेडिंग ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। ये आपके बैलेंस शीट में इस तरीके से रिकॉर्ड होते हैं अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 का जो फॉर्मेट दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। ये खत्म होता है हमारा पेपर यहाँ। ओके, सो विथ दिस वी आर एंडिंग अप आवर सेशन, एंड होप कि आपने पार्ट 1 भी कर लिया है, जो क्वेश्चन 12 तक हमने सॉल्व किया था, और 12 के बाद 13 to 26 यहाँ पे है क्वेश्चंस, और आपको सबसे पहले खुद को सॉल्व करना है और फिर सॉल्यूशन जो है वो मैच करना है। और अगर आप लास्ट में ये चीज अगर सुन रहे हैं तो आप वापस से जाके एक बार फिर से क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, और इफ यू आर हैविंग एनी डाउट जस्ट पिन मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, so with this we are ending up our session. Thank you for the session. Thank you.